नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल आरपीसी की एईएन एग्जाम हुआ था। उसमें जो हमारे राजस्थान इतिहास के प्रश्न थे उनका हम आज सॉल्यूशन हल करने वाले हैं और बड़े शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। मैं आपको हमेशा एक बार कहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको राजस्थान इतिहास के लगभग 80% प्रश्न आपको पुराने मिलने वाले हैं। और मैं आपको हर बार कहता हूं कि आप पुराने प्रश्न हल कर लो तो भी इनफ है। आज के 10-11 प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगा और बताऊंगा कि पुराने प्रश्नों का महत्व क्या है, नई प्रश्न शैली कैसी, एक प्रश्न बिल्कुल नया बना है, किसी ने कहीं भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको 80% आप कवर कर लोगे ना, मुझे लगता है कि ये इनफ है विद्यार्थियों। इस 20% के लिए आपको भागना नहीं है, पुराने प्रश्न हल कर लो, इनफ है। और इस पेपर में 10-11 प्रश्न है, उनका लेवल कैसा रहा है और हमारी वर्तमान तैयारी कैसी चल रही है, उसके आधार पर हम अपना आंकलन कर सकते हैं कि आरपीसी प्रश्न कैसे बना रही है और आगामी परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आप आराम से इसको समझना और अपने दिमाग में विषय के प्रति सकारात्मक सोच और कॉन्सेप्ट दृष्टिकोण जरूर अपने दिमाग में याद रखना विद्यार्थियों, ठीक है। पहला प्रश्न देखना, ये देखो विद्यार्थी। अब आप कहोगे सर कि ये प्रश्न नया नहीं है विद्यार्थी, याद रखना ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये प्रश्न आया था, सेम डिट्टो प्रश्न आया था विद्यार्थी, सेम डिट्टो प्रश्न कि निम्न में से किस वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था विद्यार्थियों। डिट्टो प्रश्न आया था विद्यार्थियों और मैंने आपको ये प्रश्न टेलीग्राम पे करवाया भी था विद्यार्थियों कि मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन करने वाला विद्यार्थियों रामकर्ण आसोपा था। मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन करने वाला रामकर्ण आसोपा नामक व्यक्ति था विद्यार्थियों। ये रिपीट प्रश्न है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में विद्यार्थियों ये प्रश्न पहले से आया हुआ था, ठीक है ना। और बहुत सिंपल प्रश्न है, एक ही प्रश्न यहाँ से बनता था, ठीक है। इसका मैंने रामकर्ण आसोपा का थोड़ा विवरण डाला है, देखना। मारवाड़ के बड़लू ग्राम में इनका जन्म हुआ था विद्यार्थियों। दादूपंथी साधु रामदास, जोशी मग्नीराम, पुरोहित कृष्णदास और बोहरा कन्नीराम से शिक्षा प्राप्त की थी विद्यार्थियों, याद रखना। जोधपुर में शिक्षक भी नियुक्त हुए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा के डिंगल भाषा का प्रवक्ता भी इनको नियुक्त किया गया था विद्यार्थियों, याद रखना। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखो, ये आसोपा ने सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण लिखी एवं पाठशाला छात्रों में मारवाड़ी भाषा के शिक्षण हेतु पहली, दूसरी, तीसरी पोथी नामक पाठ्य पुस्तकें बनाई थी। मारवाड़ का भूगोल, गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी विद्यार्थी, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी भाषा में टीका, गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी थी विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रामकर्ण आसोपा के विद्यार्थियों। तो एक तो मारवाड़ी व्याकरण रामकर्ण आसोपा के द्वारा लिखी गई थी और दूसरा गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखने वाला भी रामकर्ण आसोपा ही था, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा विवरण आपके ऊपर डाल दिया है, टेलीग्राम में आपकी इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाए। बहुत सारे इन्होंने ठिकाना में विद्यार्थियों कार्य किया था विद्यार्थियों, बहुत सारा कार्य किया था, ठीक, कोई इसका सार नहीं है। ये प्रश्न देखो विद्यार्थियों, बड़ा शानदार प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न, थोड़ा साफ दिख रहा होगा, ठीक है। पुरातात्विक कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल पर महापाषाण कब्रों को खोजा था विद्यार्थियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों और मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हुए हैं जब मैंने आपको क्लास में पाषाण काल पढ़ाया था राजस्थान में विद्यार्थियों। बड़ा विस्तार से बताया था विद्यार्थियों की पूरा पाषाण काल के 3 काल मैंने पढ़ाए थे। मध्य पाषाण काल के मैंने शैल चित्र आपको बड़े विस्तार से करवाए थे और मैंने आपको वहां करवाया था विद्यार्थियों कि 1870 में हेकेट ने विद्यार्थियों सर्वप्रथम विद्यार्थियों, तो वो बात तो कार्लाइल की आएगी, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम कार्लाइल, जैसे यहाँ, ठीक है, कार्लाइल ठीक है। ये कार्लाइल की 1871 की बात है विद्यार्थी, याद रखना। इन्होंने दौसा में विद्यार्थी
200 विद्यार्थी, और कार्लाइल ही वह व्यक्ति था जिसने राजस्थान में पूरा पाषाण काल का सर्वोत्तम सर्वेक्षण किया था विद्यार्थियों। सर्वप्रथम ये खोज करने वाला विद्यार्थियों यही था कार्लाइल। 1871 की बात है, 1871 की बात है। कार्लाइल की कहते हैं कि 200 में इन्होंने उत्खनन कार्य किया था, जबकि 1870 में हैकेट के द्वारा विद्यार्थियों इंद्रगढ़, एक और नाम मिलता है, एक तो इंद्रगढ़ था और एक मिलता है जयपुर, इंद्रगढ़ और जयपुर। ये मैंने आपको विद्यार्थियों क्लास में बड़ी शानदार तरीके से करवाया था कि 1871 में हैकेट के द्वारा इंद्रगढ़ और जयपुर में विद्यार्थियों पूरा पाषाण कालीन स्रोतों की खोज की थी, और 1871 में कार्लाइल के द्वारा विद्यार्थियों 200 में विद्यार्थियों महापाषाण कब्रों का विद्यार्थी इन्होंने अध्ययन किया था, विद्यार्थी कब्रों की इन्होंने खोज की थी विद्यार्थी। ठीक है, 1870 में हैकेट के द्वारा इंद्रगढ़ और कहते हैं कि जयपुर में, कार्लाइल के द्वारा 1871 में 200 विद्यार्थी याद रखना, और ऑप्शन भी हमारे यही है, ऑप्शन में हमारे पहला ही दे रखा है 200। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों झालावाड़ में भी याद रखना है, झालावाड़ में उत्खनन कार्य किसने किया था, इसमें इस प्रकार आपको जालोर का भी याद रखना है विद्यार्थियों। 2 स्थान और है विद्यार्थी याद रखना, झालावाड़ में सटन कोर, ये मैंने करवाया था, सटन कोर। ठीक है, और एलिचन, जालोर का मैंने बताया था, जालोर जैसलमेर विद्यार्थियों याद रखना, जालोर जैसलमेर और लूणी नदी वाला है ना, जालोर जैसलमेर और लूणी नदी, बुड्ढा पुष्कर जैसलमेर विद्यार्थी याद रखना, बुड्ढा पुष्कर, बुड्ढा पुष्कर, ये विद्यार्थी याद रखना। ये एलिसन नामक महिला ने जालोर में विद्यार्थी याद रखना, जालोर जैसलमेर और बुड्ढा पुष्कर में इन्होंने एलिसन ने खोज की थी, जबकि झालावाड़ में खोज करने वाला सटन कोर था, जबकि इंद्रगढ़ जयपुर में खोज करने वाला हैकेट था, और कार्लाइल के द्वारा कहते हैं कि 200 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था विद्यार्थी याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने चारों आपको बताया, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 200 में विद्यार्थियों। ठीक है, बेस्ट प्रश्न विद्यार्थी, बहुत शानदार प्रश्न बनाया है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, बड़ा शानदार तरीके से मैंने करवाया था कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र मतलब हो गया विद्यार्थियों कि गुफाओं पे, पत्थरों पे जो चित्र बनाए गए थे विद्यार्थी, वो शैल चित्र कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि अजंता की गुफा पढ़ते हैं, बाघ की गुफाओं पे हम चित्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार उस शैली में राजस्थान में इसके स्पेशल ही भारत का, जब हम मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं ना, भारत का मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल पढ़ते ना, तो मध्य पाषाण काल की विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही शैल चित्र का प्रयोग था विद्यार्थी। मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये शैल चित्र थे विद्यार्थी याद रखना। ये बाघ की गुफाओं में बहुत सारे पाए गए विद्यार्थी। तो राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त कहां से हुए थे, मैंने आपको ये बिंदु करवाया था विद्यार्थी, मैंने आपको ये बिंदु करवाया था। एक तो मैंने आपको बताया था कि कोटा की चंबल नदी, कोटा की चंबल नदी, एक बूंदी की नदी का नाम था विद्यार्थियों, बूंदी की, कोटा की एक तो चंबल नदी हो गई, एक बूंदी का विद्यार्थी याद रखना नाम था छाजा नदी, छाजा नदी। इनका एक क्षेत्र पड़ता है विद्यार्थियों याद रखना, वो विद्यार्थियों क्षेत्र पड़ता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, हाँ, अरनिया, अरनिया बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्यार्थियों। ये शैल चित्रों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोटा की चंबल नदी और कहते हैं कि बूंदी की छाजा नदी के एक क्षेत्र पड़ता है विद्यार्थियों, ये अरनिया, अरनिया क्षेत्र विद्यार्थियों शैल चित्रों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था विद्यार्थी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल था विद्यार्थी याद, सबसे महत्वपूर्ण स्थल था ये शैल चित्रों का। और मैंने आपको बताया था कि विराट नगर, बैराट याद रखना। ऑप्शन के माध्यम से देखो, जोधपुरा नहीं होगा, बालातल नहीं होगा, भानगढ़ नहीं होगा,
विराटनगर विद्यार्थियों, विराटनगर में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र विद्यार्थियों विराटनगर से प्राप्त होते हैं। शैल चित्र विद्यार्थियों याद रखें अरनिया से प्राप्त होते हैं। ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये चीजें मैंने करवाई है क्लासों में, अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ ऑप्शन के माध्यम से विराटनगर हो जाएगा। ये देखो मैंने आपको विराटनगर करवाया था, मैंने सोहनपुरा करवाया था, हरसोर करवाया था, समादा करवाया था और अल्निया करवाया था। ये 5 स्थान मैंने आपको बताए थे और जहां से मैंने कहा कि आपको कि यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हो। सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूछ ले तो वो अल्निया है विद्यार्थी। हरसोर भी है, समादा भी है, सोहनपुरा भी है और विराटनगर। बताओ कभी कोई प्रश्न गलत हो सकता है। मैंने जो राजस्थान इतिहास करवाया ना विद्यार्थियों वो बहुत नेक्स्ट लेवल का करवाया है, बहुत नेक्स्ट लेवल का। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास से देखी है ना, मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल बाद किसी भी विद्यार्थी का वो एक भी प्रश्न गलत होगा। 90% प्रश्नों के मैंने करवाए थे। ये आ गया विद्या, देखो बहुत सिंपल प्रश्न, रिपीट प्रश्न। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? मंडोर के किस शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? बहुत सिंपल प्रश्न, हर बार एग्जाम में आता है कि नागभट्ट प्रताप। गुर्जर प्रतिहारों की विद्यार्थी वंशावली किस सन से शुरू होती है? वंशावली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार आती है कि गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किस राज शासक से शुरू होती है? तो वंशावली शुरू होती है रज्जिल से विद्यार्थियों, ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम एक और था, याद रखना विद्यार्थियों, जिन्होंने जालोर भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। वो भीनमाल वाला अलग है, ये मंडोर वाला नागभट्ट प्रथम अलग है। नागभट्ट द्वितीय की बात आएगी फिर वो हो जाएगा विद्यार्थियों कन्नौज को राजधानी बनाता है, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और तो ऑप्शन भी नहीं दिया, बहुत सिंपल हो गया है ना। तो मेड़ता को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट प्रथम नामक शासक था, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है। ये देखो कि निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकार की रचना की है विद्यार्थी? ये याद रखना, थोड़ा सा मुझे टाइपिंग मिस्टेक लगी है कि ज्योतिष रत्नाकार नहीं है, ज्योतिष रत्नमाला है। ज्योतिष रत्नमाला, बात तो वैसे एक ही है, हमारे किताबों में ये नाम मिलता है। ज्योतिष रत्नकार विद्यार्थियों कहीं हमारे कोई किताब में नाम नहीं मिलता है। जब भी हम बीकानेर के शासक की बात करते हैं, देखो वर्तमान में देखो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न पूछा था बीकानेर के शासक राज सिंह के बारे में, कौन सा उसकी रचना की थी। ये प्रश्न आरपीसी ने पहले भी पूछा है और आज भी एक प्रश्न और पूछ लिया विद्यार्थियों कि बीकानेर के शासक ने ज्योतिष रत्नकार की रचना की थी। वो विद्यार्थी याद था बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह के बारे में अच्छे प्रश्न बनते हैं, चाहे इसके अभियान को ले लो, चाहे इनकी उपाधि को ले लो, चाहे इनके जो मनसब प्रदान किया गया वो ले लो, या इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं विद्यार्थियों वो ले लो, ठीक है ना। जो ज्योतिष रत्नमाला एक ही बात है, या ज्योतिष रत्नकार किस शासक के द्वारा? वो राय सिंह के द्वारा विद्यार्थियों रचित की गई, ठीक है। ऐसा प्रश्न अभी पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछा था। अब ये देखो कितना सिंपल है कि 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वितीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना विद्यार्थियों दिल्ली में दिल्ली मारवाड़ी पुस्तकालय में होती है। बहुत सिंपल प्रश्न है विद्यार्थी, ठीक है ना। और इसके लगभग हमें 4 अधिवेशन देखने को मिलते हैं। पहला हमें इसका दिल्ली में ही इसका अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन हम पढ़ते हैं कि अमृतसर में होता है, ठीक है ना। तीसरा अधिवेशन विद्यार्थियों अजमेर में होता है, अमृतसर, ठीक है। पहला विद्यार्थियों वही दिल्ली में ही होता है, ठीक है, जहां इसकी स्थापना होती है। दूसरा अधिवेशन विद्यार्थियों अमृतसर में होता है, ठीक है। तीसरा अधिवेशन विद्यार्थियों अजमेर में होता है। चौथा अधिवेशन विद्यार्थियों नागपुर में, ठीक है। ये 4 अधिवेशन की हमें जानकारी मिलती है
और दूसरा अधिवेशन पहुंचा हुआ है, और दूसरे अधिवेशन का विद्यार्थियों कहाँ होता है, अमृतसर में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हर बार लगभग प्रश्न एग्जाम में यहाँ से राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में प्रश्न आता ही आता है। अगली बार क्या पता है कब अध्यक्ष का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ये भी एक बहुत सिंपल प्रश्न है, यहाँ पर उलझने वाली बात है, ये अच्छा प्रश्न। अब इस प्रश्न को आप समझ कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बेरी साल में गठित किसानों के संगठन का नाम बताओ, नाम क्या था। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बनाने वाला बड़ा शानदार प्रश्न बनाया है, और मुझे लगता है कि शायद ये प्रश्न जानने के चांस, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हर किताब की भाषा उलझी हुई विद्यार्थी, हर ऑथेंटिक किताब में अलग अलग जानकारी मिलती है। मैं आपको उसका संदर्भ भी दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि विजय सिंह पथिक विद्यार्थी क्या करता है। ये 1917 की बात है, 1916 में होता है इसका। हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। विद्या प्रचार सभा की ये लगभग स्थापना इस समय करता है, और वापस वो बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जुड़ता है, दूसरा चरण शुरू होता है। और 1917 में कहते हैं कि विद्यार्थियों ने एक संगठन बनाया था, बेरीसाल नामक स्थान। देखो ये संगठन का पूछ रहा है ना, बेरीसाल नामक स्थान पे एक संगठन बनाया था विद्यार्थी। उस संगठन का मूल नाम विद्यार्थी याद रखना विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान पंचायत। अब यहां समझना आप, बिजोलिया किसान पंचायत, पंचायत, ठीक है, ये इसका मूल नाम था विद्यार्थियों, जो बेरी साल में गठित की गई। अब इसको एक दूसरा नाम और मिलता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, समझना है चीज को आप कि 1917 में बेरी साल में विजय सिंह पथिक के बिजोलिया किसान आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक संगठन का आयोजन करते हैं किसानों का, और वो बिजोलिया किसान पंचायत थी विद्यार्थियों। मूल नाम किताबों में हमें, जब हम राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ते हैं ना, तो वहां ब्रज किशोर शर्मा की किताब में ये लाइन लिखी हुई है कि बिजोलिया किसान पंचायत नाम रखा गया था विद्यार्थियों। अब इसके आधार पर मैं बात करूं, मेवाड़ ठिकाना किसान ऑप्शन कट गया, बिजोलिया किसान एसोसिएशन, एसोसिएशन हमें नाम कहीं नहीं मिलता विद्यार्थी, याद रखना। एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, संगठन हो गया। संगठन तो हमारा ये तो पंचायत नाम है, बिजोलिया किसान पंचायत, तो इससे भी ऑप्शन कट गया। अब किसान पंचायत बोर्ड विद्यार्थियों, यहाँ बात एक और उलझती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की गतिविधियों को चलाने के लिए विद्यार्थियों, किसान आंदोलन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक समिति उस समय बनाई गई थी। इस समय जस्ट की बात है, वो बनाई थी किसान पंचायत बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड बनाया था विद्यार्थी, याद रखना। और इन्होंने कहते हैं कि गतिविधि प्रारंभ की थी, इन्होंने गतिविधियों का संचालन किया था। इस समय विद्यार्थियों किसान पंचायत बोर्ड भी यहाँ गठित किया गया था, परंतु किसान पंचायत बोर्ड गठित किया एक समिति थी विद्यार्थी, ये एक समिति थी संचालित करने के लिए, जबकि एक संगठन का पूछा, किसानों का कौन सा एक संगठन, तो बात विद्यार्थियों यही है कि किसानों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन ये नहीं होगा, याद रखना, ऊपरमाल किसान बोर्ड होगा। मुझे जहां तक लग रहा है ये मूल नाम हमें देखने को मिलता है, बेरी साल की बात कर रहा है ये, बेरी साल। तो बेरी साल में बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया गया था, इसका ही दूसरा नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है ना, इसका सरपंच मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया था। मैंने बड़े विस्तार से इसके साथ चर्चा की थी विद्यार्थियों, तो उम्मीद है कि आपका यह प्रश्न सही हुआ होगा। जहां तक लग रहा है किताबों में जो ऑथेंटिक जानकारी है उसके आधार पर मैंने बता दिया है, और पूरा चांस है ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, पूरा चांस है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों में विद्यार्थियों अलग अलग बातें बताई गई है। किसी में सीधा यही लिख रखा है, किसी में ये लिख रखा है। एसोसिएशन वाली बात ये मुझे गलत लगी, ये मुझे लगता कि होगा नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना करीबी दिया है तो निश्चित रूप से किसी किताब में स्पष्ट लिखा होगा, तभी तो प्रश्न बनाया है विद्यार्थी। वो किताब हमारे पास है या नहीं है ये वो बात अलग है, परंतु किसी किताब में ये विवरण है, स्पष्ट वहां लिख रखा है, इसलिए उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से होगा। मेरे अनुसार विद्यार्थियों मैंने आपको जो बताना था पूरा आपके सामने बता दिया, इसको आप समझ। ये देखो
इस सम्मेलन की रिपोर्ट में देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया गया था। किस सम्मेलन की रिपोर्ट में देशी राज्यों के प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया गया, ठीक है ना। बरार सम्मेलन, लाहौर सम्मेलन, कलकत्ता सम्मेलन, नागपुर सम्मेलन, ठीक है। ये वही सम्मेलन है विद्यार्थी जहां से कहते हैं कि रियासतों में विद्यार्थी याद रखना बहुत सारे ऐसे प्रांतीय सरकारों का गठन का प्रावधान किया गया था। उत्तरदेश सरकार की स्थापना का प्रावधान विद्यार्थी इस समय पारित किया गया था विद्यार्थी। नागपुर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था, ठीक है ना। इंडिया लेवल का था, वैसे बात कोई दिक्कत नहीं। ये लोग घुमा फिरा के वापस प्रश्न आ गया मत्स्य संघ का। कल ही मैंने ये चीजें हल करवाई थी। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को किया गया? मैंने आपको बताया था कि मत्स्य संघ का निर्माण की अलग कार्य है, जबकि मत्स्य संघ का विलय विद्यार्थी याद रखना, विलय विद्यार्थियों शंकर देव राय समिति याद रखना। शंकर देव राय समिति का मैंने आपको कहा था याद रखना। 3 सदस्य मैंने आपको कल चर्चा की थी याद रखना। और शंकर देव राय समिति के सिफारिश पर ही विद्यार्थी याद रखना कि 15 मई 1949 ये विद्यार्थियों 5वां चरण है। 5वें चरण में शंकर देव राय समिति ने मत्स्य संघ का विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में कर दिया था। 18 मार्च देखो दे रखा है 18। ये देखो कंफ्यूजन करने के लिए कितना शानदार दिया है। मत्स्य संघ का निर्माण नहीं पूछ रहा है, वरहद राजस्थान में विलय पूछ रहा है, 5वां चरण पूछ रहा विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। चलो 49 है, ठीक है ना। ये एक बिल्कुल नवीन प्रश्न है। ये इस प्रश्न को कह सकते हैं कि सर ये सबसे बेस्ट प्रश्न बना है और ये पत्रकारिता के बारे में बना शानदार प्रश्न बना कि 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप में अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई थी। अभी आरपीसी ने पहले पूछा था किसके साथ मारपीट की थी, तो विद्यार्थी आरपीसी कुछ भी पूछ सकती है, इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। मैंने कहा ना कि 80% आपको तैयार करना है, 20% के लिए आपको भागना, उसी 20% में ये एक प्रश्न। देखो विद्यार्थियों यहाँ हमारा मिल जाएगा अमर प्रिंटिंग प्रेस, और इसका मैंने आज फेसबुक पे मैंने इसकी एक पोस्ट भी डाली थी विद्यार्थियों। ये पत्रकारिता के संबंध में अलग से किताब आती है, अकादमिक विद्यार्थी राजस्थान, आधुनिक राजस्थान में पत्रकारिता का विकास, उसमें यह चीज लिख रखी है और मैं भी आपको इसके बारे में मैंने पीडीएफ डाली है ना। ये देखो इसी तरह अम्बालाल माथुर के अमर मुद्रालय की तलाशी उस पर रोशनी शीर्षक से छपी किताब पर प्रतियां जब्त करने के देश से ली गई थी विद्यार्थी। ये लिख रखा तलाशी ली गई थी अमर मुद्रालय मतलब अमर प्रिंटिंग प्रेस, और ये अम्बालाल माथुर की थी। अम्बालाल माथुर की अमर मुद्रा साहित्य की स्थापना विद्यार्थियों, इसके तलाशी उस पार रोशनी पुस्तक की कहते हैं कि तलाशी के दौरान इसके प्रतियां जब्त भी कर ली गई। बाकी ये प्रश्न पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये अच्छा दे रखा है और ये बिल्कुल नवीन प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न विद्यार्थी यहाँ से और बचता है, कीर्ति स्तंभ का पूछा, बड़ा शानदार प्रश्न, बड़ा शानदार। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का पूछा कि मूर्ति कला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं। विद्यार्थी याद रखना विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था जैसे कुंभा के बारे में, ये तो कला संस्कृति का प्रश्न है, फिर भी मैंने ये प्रश्न डाल दिया है कि कुंभा के विद्यार्थियों सारंगपुर की विजय होती, सारंगपुर की विजय, और सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में ये बनाता है विजय स्तंभ, चित्तौड़ में विजय स्तंभ, ठीक है। इस विजय स्तंभ को ही विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ कहते हैं ना। इस विजय स्तंभ को ही सारंगपुर युद्ध में महाराणा कुंभा जब विजय हुआ था विद्यार्थियों, तो विजय होने के उपरांत विद्यार्थियों कुंभलगढ़ किले में ही कहते हैं, सॉरी हाँ ठीक है,
है ना। तो ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं और भारतीय मूर्ति कला का ये अजब घर भी कहलाता है। भारतीय मूर्ति कला का अजब घर भी ये कहलाता है, ये कीर्ति स्तंभ। अब इसकी मूर्ति कला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति है, बिल्कुल सही कथन है। जब भी हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के स्तंभ के द्वार पर विद्यार्थियों जनार्दन की मूर्ति मिलती है, बिल्कुल सही कथन है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी युग्म मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। वैसे ये 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला हमको इसको मानना जाता है, 9 मंजिला इसको माना। 8वीं मंजिल पर महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाला की मूर्तियां। विद्यार्थियों याद रखना ये गलत है, 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। देखो कितना कॉन्सेप्ट, कितना विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट, कंटेंट आपका कैसा है, कॉन्सेप्ट आपका कैसा है, आपकी विषय के प्रति समझ कितनी। याद रखना कि 8वीं मंजिल पर विद्यार्थियों कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न बना है और यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन विद्यार्थियों आपके सही नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन आपके सही नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, ये मां सरस्वती, महालक्ष्मी की मूर्तियां विद्यार्थियों ये 5वीं मंजिल पे है, ये 5वीं मंजिल पे है। इसका मैंने थोड़ा सा विवरण और ऐड किया है, आप देखना। ये देखो, मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं, जनार्दन की मूर्ति दिखाई देती है, बिल्कुल राइट बात है। प्रथम मंजिल के पार्श्व में ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां हैं। देखो पूरा दे रखा है कि मुख्य द्वार पे तो जनार्दन की मूर्ति है, प्रथम मंजिल पर ब्रह्मा और रुद्र की मूर्ति है, द्वितीय मंजिल पर अर्धनारीश्वर हरिहर की मूर्तियां हैं, तीसरे पर विरचित जयंत और नारायण पितामह की मूर्तियां हैं, चौथी पर त्रिखंडा, हरिसिद्धा, हिंगलाज, गंगा यमुना सरस्वती, गंधर्व कार्तिकेय, विश्वकर्मा की मूर्तियां हैं। 5वीं मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा सावित्री मूर्तियां हैं। 6ठी मंजिल पे सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की मूर्तियां। वो 6ठी में विद्या, सॉरी ना, जो 8वीं में वहां लिख रखा है, 8वीं में कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं वाले विद्यार्थियों 6ठी में। 7वीं पर वरा, नरसिंह, रामचंद्र, बलदेव आदि बुद्ध की मूर्तियां, देखो बिल्कुल राइट है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं। 9वीं मंजिल पर राणा हमीर से लेके महाराणा मोकल तक की इतिहास है विद्यार्थियों, वंशावली दी गई है। तो आप मान के चलो कितना, मतलब कितना कंटेंट शानदार दे रखा है। प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थियों वास्तव में ही प्रश्न ऐसे बनाता है ताकि पता चले कि विद्यार्थियों का लेवल कैसा है, ठीक है ना। तो ये 9 मंजिल है कुल, और 9 मंजिलों पे अलग अलग विषय है, 8 मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं, ठीक है। इस प्रकार के विद्यार्थी 10 से 11 प्रश्न थे, मैंने आपको पूरी तरीके से हल करवा दी है। जितना मैंने ऑथेंटिक बताना था बता दिया है, 1-2 मैंने संदर्भ भी मैंने आपको बताए हैं, और उम्मीद है कि आप कुछ सीख रहे हो। इन प्रश्नों के माध्यम से हल करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जान सको कि वर्तमान में आरपीसी का पैटर्न क्या है, इसके आधार पे हमें आगे की तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रश्न बनते हैं, बस इतना समझ लो विद्यार्थी, इनफ है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ, हमने लगभग कितने प्रश्न, 12-13 प्रश्न हल किए, बड़ी मुश्किल से विद्यार्थी 9 प्रश्न ओल्ड है, 9 प्रश्न, 3 प्रश्न नए हैं। नहीं, अब आप मान के चलो कि मैं आपको हर बार कहता हूँ ओल्ड प्रश्न हल कर लो, वो भी इनफ है, इनफ। इन 3 के मत पीछे मत भागो, 9 हल कर लो, बस इनफ, बस इतना मेरा बताने का उद्देश्य है। बाकी आपको जो उचित लगे वो, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये थे AN 2024 की जो एग्जाम हुआ था, परसों एग्जाम हुआ था रविवार को, उसका ये हल वीडियो था, और उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।